उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ लिया है। आज जो अपने शुरू करेंगे वो अपने शुरू करेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश ये वाला जो भाग है प्रमुख रूप से ये इसमें शामिल किया जाता है। इधर एक नदी है, इस नदी का नाम है सिंधु, और यहाँ पर इस प्रकार से एक नदी बहती है। एक ये नदी गंगा नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यहाँ तक का ये जो सारा भाग है, ये सारा का सारा भाग उत्तरी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदानी प्रदेश के निर्माण की अपने बात करते हैं आज। सबसे पहले इसका निर्माण कैसे हुआ या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने पढ़ा था कि एक काल था, काल का नाम था प्लीस्टोसीन काल। कौन सा काल था? प्लीस्टोसीन काल। इस प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ था? इस प्लीस्टोसीन काल में ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पहले बीच में टेथिस सागर था और यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ था। इस हिमालय से अनेक नदियों का उद्गम हुआ था। इन अनेक नदियों के द्वारा जो मिट्टी लेकर के आई गई थी वो मिट्टी इस क्षेत्र के अंदर जमा हो गई, और जमा होने से यहाँ पर एक मैदान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। कौन से काल के अंदर? प्रमुख रूप से प्लीस्टोसीन काल के अंदर। तो लिखेंगे, निर्माण में लिखेंगे प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण माना जाता है। और ये जो अवसाद लाए गए थे, ये अवसाद कहाँ पर जमा किए गए थे? ये अवसाद जमा किए गए थे टेथिस सागर में। तो एक बात ये भी लिख सकते हैं कि यह अवसाद टेथिस सागर में जमा किए गए। किसके द्वारा किए गए? नदियों के द्वारा मिट्टी का यहाँ पर टेथिस सागर के अंदर जमाव किया गया, और धीरे धीरे जो टेथिस सागर था वो मैदान के अंदर बदल गया। प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियां यहाँ पर अवसाद लेकर के आई? तो हम लिख सकते हैं प्रमुख निर्माण के अंदर जो नदियां थी, कौन कौन सी थी नदियां? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियां ये अवसाद लेकर के आई थी। इस अवसाद को टेथिस सागर में जमा किया था, और इस अवसाद के जमा होने से प्लीस्टोसीन काल के अंदर उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब जलोढ़ के अंदर के हर साल नदी बहती रहती है, मिट्टी का जमाव होता रहता है। तो यहाँ जो जमाव है मिट्टी का, जलोढ़ों का जो जमाव हो चुका है, उसकी जो गहराई है वो लगभग जो इस प्रकार से गहराई मानी जाती है वो कितने मीटर मानी जाती है? 2000 मीटर मानी जाती है। तो लिखेंगे जलोढ़ों की गहराई कितनी मानी जाती है? 2000 मीटर। जलोढ़ों की गहराई 2000 मीटर। क्षेत्रफल कितना है इस मैदान का? तो इस मैदान का क्षेत्रफल माना जाता है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर।
7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई कितनी है इस प्रदेश की? तो इस सिंधु नदी से लेकर के और इस ब्रह्मपुत्र नदी तक जो लंबाई मानी जाती है वो 3200 किलोमीटर मानी जाती है। तो लंबाई कितने किलोमीटर हो गई? 3200 किलोमीटर। फिर बात रहती है चौड़ाई की, भी इस मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो इस मैदान की चौड़ाई एक जैसी नहीं है सभी जगह, हर जगह अलग अलग मिलती है। कहीं 300 किलोमीटर भी मिलती है, कहीं 400 किलोमीटर भी मिलती है, कहीं 100 किलोमीटर भी है, कहीं 100 किलोमीटर से कम भी है। तो जो औसत चौड़ाई के रूप में हम लिख सकते हैं 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है जो मानी जाती है। ये नोट कर लें। यहां तक कर लिया नोट सभी ने क्या? नहीं किया तो कर लो। कोई बात समझ में नहीं आई तो वापस बता देते हैं आपको। ये बात सबसे पहले समझनी है, उसके बाद में आगे की बात समझ में आएगी। यहां तक समझ में आ गया सभी को? वापस बताना है, कौन सी बात वापस बतानी है? निर्माण, निर्माण वापस बता देते हैं अभी। देखो, हमने पेंजिया पढ़ा था। पेंजिया के चारों ओर एक सागर था, महासागर था, उसका नाम क्या था? पेंथालासा। फिर हमने पढ़ा था कि जो पेंजिया था, ये पेंजिया के टूट गया था। कितने भागों में टूट गया था? दो भागों में टूट गया था। एक भाग उत्तर में चला गया, एक भाग दक्षिण में चला गया। उत्तरी भाग क्या कहलाया था? अंगारा लैंड। उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। फिर अगले क्रम के अंदर क्या हुआ था कि जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है, ये कई टुकड़ों के अंदर टूटे थे। जैसे इससे बना था अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इससे बना था दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब देखो, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये एशिया है, ये बीच में जो सागर है, ये सागर कौन सा था? टेथिस सागर था। अब ये प्रायद्वीपीय भारत धीरे धीरे हम देखें कि ये तो है एशिया और ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत इस ओर गति कर रहा था, उत्तर पूर्व की ओर या उत्तर की ओर अपने कह सकते हैं कि गति कर रहा था। उत्तर की ओर गति करने के कारण के ये भाग धीरे धीरे इस ओर जा रहा था। और यहाँ से भी कुछ नदियां थी जो इस ओर बह रही थी, और ये जो एशिया वाला भाग था, यहाँ से भी कुछ नदियां पहले भी इस ओर आती थी, जो अपने साथ पानी मिट्टी लेकर के इस टेथिस सागर के अंदर गिरती थी। जिसके कारण क्या है, इस टेथिस सागर वाला जो भाग है, इसमें धीरे धीरे मिट्टी का जमाव होने लग गया। यहाँ पर जब मिट्टी का जमाव हो गया था, ये भाग इस ओर गति कर रहा था। इस ओर गति करने के कारण इस बीच वाले भाग पर दबाव पड़ा था। इस बीच वाले भाग पर दबाव पड़ने के कारण यहाँ पर एक पर्वतमाला बनी। उस पर्वतमाला का नाम क्या था? हिमालय पर्वतमाला। और बाद में इस हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई बढ़ गई तो इस पे बर्फ जम गई, और यहाँ से भी कुछ नदियों का उद्गम हुआ। उन नदियों के द्वारा भी जो मिट्टी लाई गई, वो भी इस टेथिस सागर वाले भाग के अंदर जमा की गई। लाखों सालों तक जब मिट्टी जमा होती रही तो यहाँ पर एक उपजाऊ मैदान का निर्माण हो गया, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? उत्तरी मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब तो बात समझ में आ गई होगी सभी के। चलें आगे, ठीक है।
अगली हेडिंग लगाते हैं हम, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश के प्रकार, प्रकार है प्रमुख है 4, कुछ जगह हमें 5 भी मिल जाते हैं। कैसे है देख लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे आता है भाबर, 2 नंबर पे आता है तराई, 3 नंबर पे आता है बांगर, 4 नंबर पे है इसमें खादर। और जो खादर मृदा होती है ये डेल्टाई होती है, डेल्टाई मृदा के नाम से भी इसे जानते हैं, लेकिन कुछ जो विद्वान है वो खादर और डेल्टा को अलग अलग मानते हैं, हालांकि इसमें कोई अंतर होता नहीं है, एक ही बात होती है, थोड़ा बहुत इसमें कोई अंतर आता है, हम पढ़ लेंगे इनको। पहले तो हम सबसे पहले तो इनका निर्माण कैसे हुआ उस बात को हम समझेंगे। नाम में तो कोई दिक्कत है नहीं, नाम तो याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनको हमें देख लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। हम मान लेते हैं कि ये है उत्तर, ठीक है, और ये है दक्षिण। मान तो सकते हैं हम, इधर उत्तर है और उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है भाई? हिमालय पर्वतमाला है क्या भारत के? ये मान लिया हमने कि ये है हिमालय। नदियां कहां से आती है? सारी हिमालय की ओर से आती है। मान लिया कि हिमालय से, यहां से ये कोई हिमनद है, बर्फ के पहाड़ हैं, इन बर्फ के पहाड़ों से यहां से एक नदी आ रही है, इस प्रकार ऐसे नदी आ रही है, ऐसे नदी आ रही है, पर्वत के ऊपर से, पर्वतों से नदी आ रही है, हिमालय से एक नदी आ रही है, मान लो कि ये गंगा है, मान लेते हैं। अब ये जब नदी आएगी, अब नदी का ढाल कम है कि ज्यादा है? बहुत तेज ढाल है नदी का। नदी का ढाल तेज है तो पानी की स्पीड भी तेज ही होगी। और ये रास्ता सारा इसका यहाँ से है, ये सारा उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो हो सकता है कि पानी की स्पीड तेज है तो ये बड़ी मात्रा के अंदर कटाव करेगी। पानी का बहाव तेज होगा ना तो वो पहाड़ों का कटाव करेगा। जब पहाड़ों का कटाव करेगा तो इसके साथ पानी का बहाव तेज है तो बड़े से बड़े कंकड़ पत्थर, इतने इतने बड़े, इससे भी बड़े कंकड़ पत्थर है वो पानी के साथ में आ सकते हैं। अब वो आएंगे तो यहाँ तो बहाव तेज है पानी का, यहां तक तो आसानी से आ ही सकते हैं। यहां आएंगे तो वो कंकड़ पत्थर कहाँ जमा होंगे? बड़े बड़े यहां पर जमा हो जाएंगे, इस जगह जमा हो जाएंगे, इस प्रकार से ऐसी आकृति बनेगी यहाँ पर। जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इनके जो कण है वो क्या होते जाएंगे? छोटे होते जाएंगे, बड़े कण है वो पास में रहेंगे। और जो नदी का पानी है, ये जो नदी का जल है, ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आई है। अब ये जो नदी का जल है इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के अंदर से होकर के क्या है? प्रवाहित होगा। हो सकता है कि कंकड़ पत्थरों के ऊपर पानी दिखाई न दे, तो ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों वाली जो आकृति बनी है ना, ये आकृति क्या कहलाती है? भापर कहलाती है। ये आकृति क्या कहलाती है? भापर कहलाती है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? पहले तो ये बताओ, सबके समझ में आ गई? भाई नदी है, पहाड़ से आ रही है, पहाड़ से आ रही है, ढाल तेज है, ढाल तेज है तो नॉर्मल सी बात है कि अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर के आसानी से आ सकती है। और जैसे ही ढाल कम होगा, ढाल कम होने के बाद में इन कंकड़ पत्थरों का क्या कर देगी? जमाव कर देगी, जैसे यहाँ पे कर दिया। और इनका आकार
पहाड़ के पास में बड़ा होगा और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी पत्थरों का आकार, कंकड़ों का आकार है वो छोटा होता जाएगा। अब ये जो जल है इन्हें बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के अंदर से होके प्रवाहित हो रहे हैं और ये वाला भाग है ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर पाया जाता है। दूसरी कंडीशन में मैं यहां समझा देता हूं आपको कि ये हिमालय है, ये उत्तर है, ये हिमालय है, हिमालय से नदियां निकल रही है इस प्रकार से और नदियां अपने साथ क्या लेकर के आ रही है, कंकड़ पत्थर लेकर के आ रही है जिनका जमाव हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में नदियों के द्वारा किया जाता है। ये वाला भाग है ये 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पेटी के अंदर फैला हुआ है। इसे किस नाम से जानते हैं, भाबर के नाम से हम जानते हैं। दूसरी कंडीशन में अपने देखते हैं कि अब ढाल है वो कम हो गया, इन कंकड़ पत्थरों के बाद में ढाल क्या हो गया, कम हो गया। अब ढाल कम हो गया तो जो नदियां हैं उनका जल इस प्रकार से फैल जाएगा यहाँ पर और इन कंकड़ पत्थरों से बाहर जैसे ही जल आएगा ये जल धरती के ऊपर पुनः दिखाई देने लग जाएगा और पानी चारों ओर फैला रहेगा। चारों ओर पानी फैला रहने के कारण ये दलदल जैसा नजर आएगा और साल भर यहाँ पर पानी पड़ा रहेगा। इसलिए ये जो भाग है भूमि का ये हमेशा जल से तर रहेगा, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं होगी। इसलिए इस 2 नंबर वाले भाग को क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। तराई कहाँ है, इस भापर के बाद वाला जो क्षेत्र है जहां नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ये वाला क्षेत्र तराई कहलाता है जो लगभग 20 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी के अंदर फैला होता है। वैसे तो यहाँ पर घास पाई जाते हैं, घास पाई जाती है, वन पाए जाते हैं, हाथी नाम की घास होती है, बड़ी बड़ी घास होती है वो भी यहाँ पाई जाती है। लेकिन अब के जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण इस भाग को पेड़ पौधों को काट के साफ कर दिया और इसको वर्तमान के अंदर क्या खेती के अंदर अपने इसको उपयोग में लेने लग गए। लेकिन इसका नाम क्या है, तराई। अब तराई के बाद में अगला भाग कौन सा है, बांगर। इसके बाद वाला जो भाग है ये थोड़ा अलग प्रकार से समझा जाएगा, ये इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा, हम यहां समझ लेते हैं इसको। जैसे ये ऐसा भाग है भूमि का और यहां से इस प्रकार से प्रतिवर्ष नदी बहती है, नदी हर साल बह रही है, हर साल नदी बहती है। तो हर साल नदी बहने के कारण इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि नदी के आसपास का जो निचला क्षेत्र है, नदी के आसपास का जो नीचा क्षेत्र है जहां नदी का पानी हर साल पहुंचता है, नदी का पानी हर साल पहुंचता है, वो क्षेत्र तो है खादर। वो क्षेत्र तो कौन सा है, खादर है। और जहां नदी का पानी पहले तो पहुंचता था लेकिन वर्तमान में नहीं पहुंचता है, लेकिन वर्तमान में पानी क्या है वहां पर नहीं पहुंचता है, वो क्षेत्र बांगर है। ये बात मुझे पता है आधे लोगों के समझ में आएगी, आधे लोगों के समझ में नहीं आएगी। नहर देखिए आप लोगों ने, जब नहर में पानी कम होता है तब पानी कहाँ चलता है, बीच में चलता है, बिल्कुल नीचे चलता है। और मान लो बाई चांस कोई आंधी आ गई, आंधी के साथ बरसात आ गई, नहर के अंदर है जो केली आने लग जाती है, कोई 1-2 पेड़ टूट के गिर जाते, तो अपनी भाषा में बोलते हैं कि नहर के अंदर रुकावट आ जाती है, डाफ बोलते हैं, जैसे डाफ लग जाती है, केलियां उसके पास में आके लग जाती है, नहर पीछे से भर जाती है। नहर भरने के बाद में जो पानी है वो कहाँ जाता है, नहर के ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में नहर के चारों ओर फैल जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसा क्षेत्र भी होगा उसके अंदर जहां कभी नहर का पानी पहुंचा ही नहीं था, 100 सालों के अंदर ही वहां तक भी नहर का पानी पहुंच जाएगा।
तो जो ऊंचे वाले क्षेत्र है जहां कभी कभार पानी पहुंचता है वो तो एक प्रकार से हो गया बांगर, और जो नहर के पास वाला क्षेत्र है बिल्कुल जहां लगभग पानी आता जाता रहता है वो कौन सा है, वो खादर है। इनका क्रम पूछा जाता है तब इनका क्रम यही होता है उत्तर से दक्षिण की ओर, भाबर, तराई, बांगर और खादर। जैसे अपने यहां पर देखते हैं, अब यहां तक जब नदियां बहती है ना तब तक इनको ढाल का पता नहीं होता। इस तराई के बाद में जो भी नदी है वो नदी क्या करती है, ढाल का अनुसरण करती है। ढाल का अनुसरण करती है, पानी किस ओर जाता है, जिधर ढाल है उधर ही जाता है। अब इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से पहले जो भाग आता है वो भाग कौन सा आता है, वो आता है बांगर। कौन सा भाग आता है, बांगर। और जब नदी के अंदर ऐसे आप समझो कि ये एक पर्वतमाला है, यहाँ ढाल ज्यादा थी, यहाँ पर ढाल का पता नहीं लगा, यहाँ पर हमें ढाल का पता लग गया, और यहाँ पर आने के बाद में ढाल समाप्त हो गया। ढाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। ढाल समाप्त होगा ना, खेत में पानी लगाते हुए तो देखा है, खेत के अंदर अगर अपने क्यार विधि से क्यारे से पानी लगाते हैं, अगर क्यारा समतल है तो पानी फैल कर चलेगा, अगर क्यारा सही नहीं है, क्यारे के अंदर ढाल एक तरफ जाता है तो पानी किधर जाएगा, ढाल की ओर जाएगा। यानी कि पानी फैलेगा कब, जब एक जैसा ढाल होगा या ढाल समाप्त हो जाएगा, इधर भी ढाल नहीं रहेगा। तो जहां ढाल नहीं होता, ढाल समाप्त हो जाता है, वहां पानी फैल करके चलता है, और जहां पानी फैल करके चलता है तो वहां हर साल ही पानी फैल करके ही चलेगा, कोई एक आध साल में कोई ढाल परिवर्तित थोड़ी होगा। तो वो वाला भाग कौन सा होता है, वो वाला भाग होता है अपने खादर। और जहां नदी ढाल का अनुसरण करके चल रही है वो वाला भाग कौन सा होता है, वो वाला भाग होता है बांगर। जहां ढाल का अनुसरण कर रही है, एक नदी के रूप में बह रहे, उसके आसपास ऊंचा क्षेत्र है, नदी के पानी को उपयोग करके खेती कर सकते हैं, या बाई चांस भयंकर बाढ़ आए तब इस क्षेत्र के अंदर पानी पहुंचेगा, अन्यथा जो पानी है इसके अंदर से गुजरेगा। लेकिन जब ये नदी यहां पर आएगी ना तब इसका ढाल समाप्त हो जाएगा, पानी क्या है वापिस फैलने लगेगा, इस प्रकार से ऐसे फैलेगा पानी। फैलने का कारण क्या है, पानी के फैलने के दो तीन कारण है। पहला कारण तो है कि ढाल नहीं है, ढाल नहीं है तो पानी अपने आप फैलता है। दूसरी बात है कि ढाल नहीं है तो पानी की स्पीड तेज होगी कि मंद होगी, पानी की स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, ढाल नहीं है तो कम होगी, मंद होगी। जब पानी की स्पीड कम हो जाएगी तब पानी के अंदर जो मिट्टी के छोटे छोटे जो कण है ना, उन कणों का नदी जमाव करने लग जाएगी। यहाँ पर इस क्षेत्र में मिट्टी के छोटे छोटे कणों का क्या करेगी, जमाव कर देगी। इस प्रकार से जमाव करेगी तो ढाल, जहां ढाल होगा उस और कणों का ज्यादा जमा होगा, जहां ढाल कम है वहां थोड़ा सा कम होगा। कुल मिलाकर के ये ऐसे कह सकते हैं कि यह ढाल नहीं होता, ये लगभग लगभग क्या होता है, समतल होता है। और सबसे मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं ना वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, खादर में। और सबसे बड़े कण कहाँ पाए जाते हैं, भाबर में। भाबर से छोटे कण तराई में, तराई से छोटे कण बांगर में, और बांगर से छोटे कण खादर में। खादर से भी अगर कोई छोटे कण हो जाते हैं तो वो डेल्टा के अंदर जमा होते हैं। हालांकि डेल्टा और खादर लगभग एक जैसी सी बात होती है, ज्यादा इसमें अंतर होता नहीं। अब बताओ कि ये जो मैंने चार पांच नाम बताए ये समझ में आए हैं या नहीं आए, वापिस बताने हैं कोई नाम, क्या रिपीट करना है, किसी के भी समझ में नहीं आया है तो मैं वापिस बता देता हूं एक बार। इसके बाद में जो नंबर आएगा वो एक साल बाद में आएगा, मैं सीधा बताता हूँ। साल में एक ही बार भारत का भूगोल कराता हूँ, एक ही बार राजस्थान का भूगोल कराता हूँ, 6-6 महीने लगते हैं। सही प्रकार से चले, अपने सिलेबस में टॉपिक थोड़े कम में थोड़ा जल्दी पूरा हो जाएगा। तो देख लो, अभी भी कुछ पूछना है, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो। चले आगे, ठीक है। तो एक डायग्राम हम बना लेंगे, डायग्राम हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक अलग डायग्राम बना लेंगे। समझ में तो आई गई अपनी बात।
अपने मैप के आधार पे करते हैं इसको ना, क्योंकि अपने जो पर्सन आने हैं ना वो मैप के आधार पे आने हैं। यहाँ पर हिमालय है कि नहीं है? ठीक है। इस हिमालय से नदियां निकलती है। इस हिमालय से जब नदियां निकलती है तो सबसे पहले कौन सी स्थलाकृति बनाती है? बताओ। भाबर बनाती है। यहाँ पर जो स्थलाकृति है वो कौन सी है? भाबर है। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है ये देखो। तो ये पहली स्थलाकृति है भाबर। इस भाबर के बाद में जो क्षेत्र है हम इस प्रकार से निशान लगा के बना लेते हैं। जहां पानी वापिस धरती पर पुनः दिखाई देता है और जल फैल कर चलता है, ढाल को ढूंढने का प्रयास करता है कि ढाल किस ओर है, यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। अब जब यहाँ पर नदियों को ढाल मिल जाता है, मान लो ये नदी है, इस नदी का नाम हमने देख लिया कि ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है ये? गंगा नदी है। अब गंगा नदी एक शाखा के रूप में मान लो यहाँ पे बहने लग गई। अब शाखा के रूप में बहने लग गई तो इसके पास का जो क्षेत्र होगा, इस प्रकार से निशान लगा के अपने जो बना रही, क्योंकि अभी नदी को ढाल मिल गई है तो नदी ढाल का क्या कर रही है? अनुसरण कर रही है यहां तक। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा, क्योंकि नदी एक शाखा के रूप में चलेगी, नदी का पानी फैल कर नहीं चलेगा। अब आगे जैसे जैसे नदी है वो सागर के पास में जाएगी ना, मान लो ये सागर आ गया, इधर इधर बंगाल की खाड़ी है। अब इसका ढाल है, वो ढाल क्या हो गया? कम हो गया, ढाल है ही नहीं। ढाल नहीं है तो पानी क्या हो जाएगा? फैलने लगेगा कुछ मात्रा के अंदर। और जब पानी फैलेगा तो नॉर्मल सी बात है, बाढ़ आने की स्थिति बनेगी। ढाल नहीं है तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो पानी फैलेगा, पानी फैलेगा तो छोटे से छोटे कण हैं वो जमा होंगे, क्योंकि नदी के अंदर ढाल नहीं है। और यहाँ पर सबसे छोटे छोटे मिट्टी के कण पाए जाएंगे इस क्षेत्र के अंदर। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? खादर कहलाएगा। ये डायग्राम बनाना है, ये बना दो।
बना लिया क्या सभी ने? बनाओ, जल्दी बनाओ फिर। किसी को नक्शा बनाना नहीं आए ना, तो वो मैप लेके उस मैप के अंदर बना लेना। दुर्गति मत करना भारत की। ये बाद में आपके समझ में नहीं आए कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। ये बात इसमें समझ में आनी चाहिए कि ये जो उत्तर प्रदेश के आसपास वाला भाग है या नेपाल के आसपास वाला भाग है, वहां पर बाबर है। बाबर के बाद में जो उत्तर प्रदेश से कुछ मिलता क्षेत्र है वो तराई है। और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग थोड़ा सा छोड़ देना तो वहां तक बांगर है। और उसके आगे ये शुरू होता है जो खादर वाला सिस्टम है। उत्तरी अपने क्या उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, बिहार सारा और पश्चिम बंगाल वाला भाग। ये दिमाग में आनी चाहिए बात। ऐसे नहीं है कि न तो कोई बिहार का पता चल रहा, न कोई बंगाल का पता चल रहा। तो ये अपने दिमाग में होनी चाहिए बात। इस प्रकार से आगे वैसे लिखेंगे अपने। बना लिया होगा सभी ने। लिखो भाई। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें भाबर। या भाबर मृदा लिख सकते हैं या भाबर लिख दो, एक ही बात है। इसमें हम नोट कर देते हैं। शिवालिक के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थरों की पेटी पाई जाती है। की पेटी पाई जाती है। इसमें हिमालय से आने वाली नदियां गुम्फित हो जाती है। हो जाती है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? यह क्षेत्र भाबर कहलाता है। यह क्षेत्र भाबर कहलाता है। भाबर का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि भाबर का विस्तार पाया जाता है सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक। तिस्ता नदी कहाँ है, बता सकते हो? कहाँ है? सिक्किम में? नेपाल में? सिक्किम में? ठीक है। सिक्किम तक अपने कह सकते हैं कि इसका विस्तार पाया जाता है।
अगला लिखते हैं इसके बाद तराई। तो लिखेंगे इसमें भाबर के बाद, भाबर के बाद 20 किलोमीटर चौड़ी पेटी में दक्षिण की ओर नदियां उन्हें धरातल पर दिखाई देती है, दिखाई देती है तथा तथा चारों ओर तथा चारों ओर फैलकर दलदल रूप में दिखाई देती है। लेकिन यह उपजाऊ मृदा होती है, लेकिन यह उपजाऊ मृदा होती है। इसका आगे वाला जो पार्ट है मैं इधर लिख देता हूं। यहां वनों की अधिकता के कारण, यहां वनों की अधिकता के कारण इसे अनूप वन कहा जाता है। और लास्ट बात इसमें लिखेंगे अधिक जनसंख्या दबाव के कारण, अधिक जनसंख्या दबाव के कारण यहां कृषि कार्य किया जा रहा है। भाबर नोट कर लिया होगा सभी ने। अब देखो एक प्रश्न और बनता है कि जलोढ़ जो मृदा होती है उसमें कौन कौन सी मृदा शामिल होती है। जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी मृदा शामिल होती है। तो जलोढ़ मृदा में दो प्रकार की मृदा प्रमुख रूप से शामिल होती है, एक तो बांगर और दूसरी खादर। उसमें भाबर और तराई को शामिल नहीं किया जाता। तो ये एक अलग प्रकार का प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो हम थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे 3 नंबर पे जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। अगर अपने से वैसे पूछ ले कि कितने प्रकार है उत्पत्ति के आधार पे, निर्माण के आधार पे, तब हम 4 प्रकार बताएंगे, भाबर, तराई, बांगर, खादर। लेकिन अगर हमसे पूछे कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की।
बांगर और खादर। तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को कहा जाता है कांप मृदा या कांप प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और प्रमुख रूप से भारत में अगर इसकी बात करें, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो कौन सी नदी का है? गंगा नदी का है। सबसे ज्यादा योगदान कौन सी नदी का है? गंगा नदी का सबसे ज्यादा योगदान है। तो गंगा नदी का सबसे ज्यादा योगदान होने के कारण इसे गंगोद मृदा भी कहते हैं। एक नाम इसका और क्या मिलता है? इसका एक नाम मिलता है गंगोद मृदा या गंगोद के नाम से इसे जानते हैं। एक नया शब्द है, पेपर में आ सकता है, पहले ये शब्द ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था। तो एक ये शब्द हमें ध्यान में रखेंगे, गंगोद। गंगोद का मतलब होता है गंगा की कांप। इस गंगोद शब्द का अर्थ क्या है? गंगा की कांप। गंगा की कांप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसमें एक बात लिख देते हैं हम कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में अपने बांटते हैं, एक बांगर और एक है खादर। तो हम यहां पर लिख देंगे इसके पास ही जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा के दो प्रकार, एक तो है बांगर और दूसरी है खादर। एक है बांगर और दूसरी खादर।